इसी का तोड़ निकालने में जुटे वैज्ञानिकों को इस साल एक और बड़ी कामयाबी मिली। जिस जटिल समस्या की तह तक पहुंचने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट को दशक भर से ज्यादा लग गया, उसका हल निकल गया 2 ही दिन के अंदर एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के इस्तेमाल से। इंपीरियल कॉलेज लंदन में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर जोजे पेनेडीज और उनकी टीम को यह साबित करने में सालों लग गए कि सुपरबग एंटीबायोटिक्स के प्रति क्यों प्रतिरोधक हो गए हैं। उन्होंने एक शानदार हाइपोथेसिस तैयार की। इसके बाद उन्होंने गूगल द्वारा तैयार किए गए एक एआई टूल को साइंटिस्ट के सामने भी यह समस्या रखी। और हैरानी की बात यह है कि 48 घंटे के अंदर ही को साइंटिस्ट नाम के इस एआई टूल ने भी वही नतीजा निकाला, उसी हाइपोथेसिस की पुष्टि की जिसे सालों के शोध के बाद प्रोफेसर जोजे पेनेडीज की टीम ने तैयार किया था। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक सुपरबग्स वायरस जैसी टेल्स का इस्तेमाल कर अलग अलग प्रजातियों में अपनी पहुंच बना देते हैं। एआई टूल द्वारा भी ठीक अपनी हाइपोथेसिस की पुष्टि किए जाने से वो हैरान रह गए। हैरानी इसलिए भी कि उनकी रिसर्च अभी तक पब्लिश नहीं हुई थी, इसलिए एआई सिस्टम के लिए उस तक पहुंचना असंभव था। इसका मतलब यह है कि एआई ने भी मौलिक तरीके से इस सवाल पर काम किया और उसका नतीजा निकाल दिया। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज ने बीबीसी को बताया कि उन्हें काफी देर तक तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने गूगल तक को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उनके कंप्यूटर तक गूगल की पहुंच है, लेकिन गूगल ने कहा कि गूगल उनके कंप्यूटर से कभी जुड़ा ही नहीं। इससे उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि एआई ऐसी समस्याओं के हल में बहुत ही अहम साबित हो सकता है। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज ने माना कि एआई के इस्तेमाल से सालों की मेहनत से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई टूल को साइंटिस्ट ने न सिर्फ एक हाइपोथेसिस सामने रखी बल्कि 4 अन्य हाइपोथेसिस भी तैयार कर दी और सभी तार्किक हैं। ऐसा उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। खास बात यह है कि गूगल के एआई टूल को साइंटिस्ट ने लॉन्च होने के फौरन बाद ही ये कमाल कर दिखाया, यानी आने वाले दिनों में ये कई और कमाल कर सकता है। ये वाकया एक बार फिर साबित कर रहा है कि एआई का इस्तेमाल साइंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निकालने में अहम हो सकता है। सुपरबग ऐसी ही एक चुनौती है। को साइंटिस्ट गूगल के जेमिनाई 2.0 एआई सिस्टम पर तैयार किया गया है, जो वैज्ञानिकों के लिए उनके साथी की तरह काम कर सकता है, नई हाइपोथेसिस और रिसर्च के नए नए प्रपोजल तैयार कर सकता है। गूगल के मुताबिक उनका ये टूल बायोमेडिकल और वैज्ञानिक खोजों को तेज करने और नए विचारों को तैयार करने में रिसर्चर्स की सहायता के लिए तैयार किया गया और इसका नतीजा लॉन्च होने के तुरंत बाद ही दिखना भी शुरू हो गया। ऐसे में भविष्य में एआई की भूमिका को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कई जानकार जहां मानते हैं कि एआई भविष्य में वैज्ञानिकों की जगह ले सकता है, नौकरियां खा सकता है, वहीं कई लोग मानते हैं कि ये नई खोज करने में वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही सहायक टूल, असिस्टेंट की तरह साबित हो सकता है। प्रोफेसर जोजे पेनेडीज का कहना है कि मैं इससे जुड़े डर को समझता हूं, लेकिन ऐसे बहुत ही शक्तिशाली टूल उसके नकारात्मक पहलुओं पर काफी भारी पड़ते हैं। मुझे लगता है कि इससे निश्चित तौर पर विज्ञान बदल जाएगा। बीते 1 साल में एआई के नए नए टूल्स विकसित हुए हैं। वैसे इससे पहले ही एआई के कारनामों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे 2023 में भी एआई के इस्तेमाल से एक नई एंटीबायोटिक की खोज में बड़ी कामयाबी मिली थी। अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने एआई के इस्तेमाल से एक नया एंटीबायोटिक खोजा था जो एक सुपर बग को मारने की क्षमता रखता है। नेचर केमिकल बायोलॉजी में पब्लिश हुई इस रिसर्च में कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एमआईटी ने हिस्सा लिया। 2017 में एसिनेटोबैक्टर बोमेनियाई नाम के एक बैक्टीरिया को डब्ल्यूएचओ ने एक सुपर बग के तौर पर पहचाना था, जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल था। यह बैक्टीरिया न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस जैसी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। आमतौर पर यह बैक्टीरिया अस्पतालों में पाया जाता है, जहां यह लंबे समय तक बना रह सकता है। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि इस वजह से निमोनिया, टीबी या दूषित खाना खाने से होने वाली बीमारियों का इलाज मौजूदा दवाओं से किया जाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि शरीर में इन बीमारियों के बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधक हो चुके हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं मुंबई के जसलोक अस्पताल के डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च डॉक्टर राजेश पारिक। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि एक डॉक्टर के तौर पर एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध इस्तेमाल, खासतौर पर भारत में जहां लोग खुद ही दवा ले लेते हैं, आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम पूरी दुनिया में हो गया है। भारत में तो लोग खुद एंटीबायोटिक ले लेते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन दुनिया भर में डॉक्टर्स भी बहुत ही एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि मरीज ये चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए, और बहुत जगह में डॉक्टर्स जो एकदम स्ट्रांग एंटीबायोटिक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसके वजह से जो जंतु रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, उनका रेजिस्टेंस हो जाता है ये एंटीबायोटिक से। सो अगले बार किसी को वो तरह की बीमारी हुई तो एंटीबायोटिक का कुछ फायदा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, उसे देखते हुए आप क्या राय देंगे लोगों को? लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप खुद कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लेना, डॉक्टर को पूछे बगैर आप एंटीबायोटिक नहीं लेना। और डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी तो फिर आप जो सबसे कम पावर के एंटीबायोटिक है वो पहले देना। दूसरी बात यह है कि हम सबको समझना चाहिए कि कुछ बीमारियों में एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। जैसे वायरसेस आते हैं और अपने आप ज़्यादा करके 1 हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। तो अमेरिका में तो लोग कहते हैं कि इनके लिए अगर आप एंटीबायोटिक दोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, और अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 7 दिन लगेंगे। तो लोगों को लगता है और डॉक्टर्स को लगता है कि एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है, इससे शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही नुकसान हो रहा है दुनिया भर। डॉक्टर पारिक, पिछले कुछ साल में एक शब्द सुपर बग जो है काफ़ी ज़्यादा चलन में आया है, काफ़ी ज़्यादा इस पर लिखा जा रहा है। ये क्या है, इसकी समस्या कितनी गंभीर है, ये कैसे पारंपरिक एंटीबायोटिक्स से बच निकलता है, और क्या ये लोगों की मौतों का कारण बन रहा है और आगे और बनेगा? तो सुपर बग ऐसे तरह का जंतु रहता है जो टोटली रेजिस्टेंस है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, MDR, यानी बहुत ही एंटीबायोटिक, सभी ज़्यादा करके जो अभी एंटीबायोटिक्स हैं उनसे रेजिस्टेंट है, और एंटीबायोटिक्स या IV जाए या लोग ले ले उससे कुछ असर नहीं होता है, और इससे लोगों की मौत हो रही है दुनिया भर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में TB में है, ट्यूबरकुलोसिस, जो इतना अभी फैल रहा है हमारे देश में, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स है वो ये सुपर बग्स पे जरा भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके वजह से दुनिया में अभी बहुत मौत हो रही है। लेकिन नए नए एंटीबायोटिक्स भी आ रहे हैं। शायद आपने सुना होगा कि कल ही जो नेचर जर्नल है, बहुत ही प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है, उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक नई एंटीबायोटिक अभी आ गई है जो सुपर बग पे चलती है, और ये एकदम एक्सीडेंटली किसी के बगीचे में मिल गई। तो नए एंटीबायोटिक्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये सुपर बग्स और भी पावरफुल हो जाएंगे। तो हमको बहुत ही संभाल के ये सुपर बग्स की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। डॉक्टर पारिक, अब AI जो है दुनिया के सामने तमाम समस्याओं के हल के तौर पर सामने आया है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में AI ऐसी तमाम बीमारियों और यहाँ तक कि कैंसर का इलाज निकालने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? AI में तो बहुत ही उम्मीद है हम सब लोग की, और AI अभी भी नए नए सॉल्यूशंस ला रहा है। कुछ साल पहले MIT में AI के साथ एक नई एंटीबायोटिक आ गई जो AI ने खोज निकाली। उसका नाम था हैलसिन, और 2001 स्पेस ओडिसी में एक कंप्यूटर था हैल करके, तो उसके नाम पर ये एंटीबायोटिक का नाम दिया है। तो अभी भी एंटीबायोटिक्स आ रही है AI से। कैंसर में क्या होगा हम बोल नहीं सकते हैं। प्रोग्रेस होगा डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन परमानेंट क्योर मिलेगा कि नहीं, मुझे तो लगता है मिलने वाला है। वो कितने सालों में मिलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन AI के साथ वो ज़रा जल्दी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारिक, विस्तार से इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। और जैसा आपने कहा कि AI जो है वो जल्द ही
कैंसर का भी इलाज निकाल सकता है, कई बड़ी बीमारियों के इलाज वो निकालेगा। और उससे पहले जो आपने एक सलाह दी लोगों को कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वो अपने आप न करें, खुद डॉक्टर न बने, क्योंकि ये भविष्य में उनकी जान के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाता है दवाओं के प्रति, एंटीबायोटिक्स के प्रति। तो हम एआई की भी बात कर रहे थे। एआई का इस्तेमाल मेडिकल जगत में तमाम बीमारियों के इलाज में अब हो रहा है। उनका इलाज ढूंढने के लिए जमकर इस्तेमाल इसका चल रहा है। समय पर पता लग जाए, लैब्स जो हैं दुनिया भर की दिन रात इसमें जुटी हुई हैं। और ऐसी एक बीमारी जिसे लेकर एआई पर सबसे ज़्यादा भरोसा लोग जता रहे हैं वो है कैंसर। दरअसल इंसान कंप्यूटर नहीं है, वो उसकी अपनी सीमाएं हैं। दुनिया भर में मौजूद हर जानकारी को न तो वो याद रख सकता है, न समझ सकता है, और न ही उसका विश्लेषण कर सकता है। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ऐसा कर सकते हैं, जिन पर एआई को ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। एआई एक साथ दुनिया भर में मौजूद हर उस जानकारी को खंगाल सकता है, उसका विश्लेषण कर सकता है जो उसके दायरे में है या जिस पर उसे ट्रेन किया गया है, प्रशिक्षित किया गया है। सैकड़ों साल में जो अथाह साइंटिफिक लिटरेचर तैयार हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं जो छपे हैं या छप रहे हैं, वो उन्हें कुछ ही देर में पढ़ सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है, उनमें जो पैटर्न है उसका पता लगा सकता है। तो इंसान ये काम सैकड़ों साल में करेगा या कई सैकड़ों इंसानों को ये काम करने में बहुत समय लगेगा। एआई को अगर ये काम दिया जाएगा तो कुछ ही पलों में या कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटे में उस काम को कर सकता है। वो पूरा विश्लेषण वो कर सकता है। यही एआई की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी वजह से बीमारियों के इलाज को खोजने में एआई सबसे कारगर होने जा रहा है। गूगल का को साइंटिस्ट एआई टूल ऐसा ही एक उपकरण है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, जिसने 48 घंटे में वो हाइपोथेसिस ढूंढ निकाली जिस पर दशक से वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम काम कर रही थी। तो कैंसर की बात करें तो सबसे पहले तो एआई के इस्तेमाल से ये पता लगाया जा सकेगा कि किस मरीज़ को कैंसर होने की संभावना है, यानी उसके जो अलग अलग डेटा हैं उसके टेस्ट से जुड़े हुए, उसे देखकर पहले ही पता लग सकता है। फिर किसी को कैंसर अगर हो जाए तो जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सकता है। दिक्कत यही होती है कि कैंसर तीसरी या चौथी स्टेज में जाकर पता लगता है, तो एआई जल्द पता लगा सकता है। कैंसर के किस मरीज के लिए कैसा इलाज ठीक रहेगा ये भी पता लगाया जा सकता है, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो कम से कम होंगे। कैंसर के जो सब टाइप्स हैं उसमें ज़रा भी अंतर होगा तो एआई उसे पहचानने में मदद कर सकता है और इससे इलाज की सटीक योजना, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो तैयार हो सकता है। एआई के इस्तेमाल से दवा इस तरह से दी जा सकेगी कि साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। हम देखते हैं कि जो दवा है कैंसर की, वो कैंसर की कोशिकाओं को ही नहीं मारती, बाकी स्वस्थ कोशिकाओं को भी मारती हैं। जैसे रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी में हम देखते हैं कि उनमें स्वस्थ कोशिकाएं भी दवा की मार से नहीं बचती। तो एआई के इस्तेमाल से ये होगा कि सिर्फ कैंसर की कोशिकाओं पर ही निशाना लगे और स्वस्थ कोशिकाएं बच जाएं। एआई के इस्तेमाल से जटिल बायोलॉजिकल डेटा जो है उसका विश्लेषण जल्द से जल्द हो सकता है। जैसे हमने बताया, अथाह डेटा है और उस विश्लेषण से जो दवाएं हैं, प्रभावी दवाएं हैं, वो जल्द तैयार हो सकती हैं। अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग दवा तैयार हो सकती है, वो भी कम समय और कम लागत में। ये बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द दवा निकले, कारगर दवा निकले और वो कम लागत में हो, कम से कम पैसा उसमें लगे।